सो हेलो हे हाय माई सेल्फ मीनू यादव। सो अभी हम लोग एमआर का नेक्स्ट सेक्शन 4 करने वाले हैं, जिसमें इमेज प्रोडक्शन के बारे में कई मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज एट 1.5 टेस्ला इज। अगर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की कितनी होगी? अगर 1.5 टेस्ला है मैग्नेट का पावर, तो इसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी 63.86 मेगाहर्ट्ज। सो द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एट 1 टेस्ला, 1 टेस्ला पे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हाइड्रोजन की? 42.6 मेगाहर्ट्ज होगी। एंड प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एट 0.5 टेस्ला पे कितनी होगी? then it would be 21.28 megahertz. And the coils used, जो coils यूज होती हैं to alter the magnetic field को अल्टर करने के लिए during scanning are known as, स्कैनिंग के टाइम पे उनको किस नाम से जानते हैं? सो उनको RF कॉइल्स बोलते हैं, RF ट्रांसमिट कॉइल्स बोलते हैं, सिम कॉइल्स बोलते हैं, या फिर ग्रेडियंट कॉइल्स बोलते हैं। सो वी नो दैट दे आर ग्रेडियंट कॉइल्स। सो ग्रेडियंट का कॉइल्स जो होती हैं वो यूज होती हैं, किसके लिए यूज होती हैं? अल्टर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द स्कैनिंग आर नोन एज ग्रेडियंट कॉइल। एंड द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन, जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की होती है न्यूक्लियाई की, दैट एक्सपीरियंस द इंक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रेडियंट कॉइल्स, जो कि एक्सपीरियंस करती है इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रेडियंट कॉइल। तो कैसा ग्रेडियंट कॉइल के जैसे इंक्रीज या डिक्रीज या सेम होता है? देन इट इज़ द इंक्रीजेस। तो जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की, वो बढ़ जाती है कब बढ़ा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं ड्यू टू द ग्रेडियंट कॉइल। एंड द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई दैट एक्सपीरियंस द डिक्रीज्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक्सपीरियंस करती है घटा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है? तो उसमें उस प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी घट जाती है ड्यू टू द ग्रेडियंट कॉइल्स। एंड देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स इन स्टैंडर्ड एमआरआई सिस्टम? एक स्टैंडर्ड एमआरआई सिस्टम में कितने पेयर्स होते हैं ग्रेडियंट कॉइल के? सो दे आर 3 पेयर्स इन द ग्रेडियंट कॉइल के होते हैं स्टैंडर्ड एमआरआई सिस्टम में। एंड जेड ग्रेडियंट अल्टर्स द, जेड ग्रेडियंट जो होता है वो अल्टर करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अलोंग विच एक्सिस, किस एक्सिस में? सो जेड एक्सिस अल्टर्स इट इनटू द लॉन्ग एक्सिस। एंड वाई ग्रेडियंट अल्टर्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग विथ विच एक्सिस? तो वाई ग्रेडियंट है जो वो अल्टर करता है वर्टिकल एक्सिस पे। एंड एक्स ग्रेडियंट क्या अल्टर करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, किस एक्सिस में? सो जो एक्स ग्रेडियंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अल्टर करता है। एक्स ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल, वाई ग्रेडियंट वर्टिकल, जेड ग्रेडियंट लॉन्ग एक्सिस। एंड द सेंटर ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन्स, जो सेंटर होता है मैग्नेट का जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन रहती है, अनचेंज्ड रहती है इवन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द। तो जो सेंटर होता है मैग्नेट का जहाँ पे मैग्नेट फील्ड स्ट्रेंथ का अनचेंज्ड रहती है इवन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन के टाइम पे ऑफ ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको आइसो सेंटर के नाम से जानते हैं। एंड द 3 प्राइमरी फंक्शंस दैट ग्रेडियंट्स परफॉर्म ड्यूरिंग एमआर स्कैनिंग आर, वो जो 3 प्राइमरी फंक्शन होते हैं ग्रेडियंट के जो परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग एमआरआई स्कैनिंग, तो उनको किस नाम से जानते हैं? स्लाइस सिलेक्शन के नाम से, फेज इनकोडिंग के नाम से,
स्लाइस सिलेक्शन, फेज इनकोडिंग एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग के नाम से जानते हैं। 3 प्राइमरी फंक्शन होते हैं, स्लाइस सिलेक्शन, फेज इनकोडिंग एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग, जो कि ग्रेडियंट्स परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग एमआर स्कैनिंग में। एंड ड्यूरिंग स्लाइस सिलेक्शन के टाइम पे द जेड ग्रेडियंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट स्लाइसेस इन विच प्लेन। जो जेड ग्रेडियंट है वो यूज किया जाता है स्लाइसेस को सिलेक्ट करने में किस प्लेन है। सो दिस इज इन द एक्सियल प्लेन। सो जेड ग्रेडियंट यूज करता है एक्सियल प्लेन को सेलेक्ट करने के लिए। एंड ड्यूरिंग स्लाइस सिलेक्शन के टाइम पे एक्स ग्रेडियंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट स्लाइस इन विच प्लेन। एक्स ग्रेडियंट का किस प्लेन पे स्लाइस सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो सजाइटल प्लेन में यूज किया जाता है। एंड ड्यूरिंग स्लाइस सिलेक्शन वाई ग्रेडियंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट स्लाइस इन विच प्लेन। सो जो वाई ग्रेडियंट होता है वो यूज होता है कोरोनल प्लेन के लिए। एंड ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ सजाइटल इमेजेस विद द फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन एंड फेज इनकोडिंग इज कंडक्टेड बाय विद विच फिजिकल ग्रेडियंट, किस फिजिकल ग्रेडियंट की वजह से फेज इनकोडिंग होती है ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ सजाइटल इमेजेस के टाइम पे। तो सजाइटल इमेजेस के टाइम पे हम जानते हैं वाई ग्रेडियंट यूज होता है। एंड ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ कोरोनल इमेजेस द फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन फेज इनकोडिंग इज कंडक्टेड बाय विच फिजिकल ग्रेडियंट। जब हम लोग कोरोनल इमेजेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो होती है डायरेक्शन, उसमें कौन सा ग्रेडियंट यूज होता है, तो उसके लिए वी यूज एक्स ग्रेडियंट फॉर द कोरोनल इमेजेस। एंड ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ एक्सियल इमेजेस ऑफ द ब्रेन विद द फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन एपी फेज इनकोडिंग इज परफॉर्म्ड बाय विच फिजिकल ग्रेडियंट। जो एक्सियल इमेजेस चाहिए उसके लिए कौन सा फिजिकल ग्रेडियंट हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं एक्स ग्रेडियंट। एंड ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ एक्सियल इमेजेस ऑफ द बॉडी with the frequency direction in left to right phase encoding is performed by which of the physical gradient, किस फिजिकल ग्रेडियंट से किया जाता है डिसाइड। देन वी यूज वाई ग्रेडियंट। एंड ड्यूरिंग द एक्विजिशन के टाइम पे सजाइटल इमेजेस विद द फेज डायरेक्शन एपी फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग द परफॉर्म्ड बाय विच फिजिकल ग्रेडियंट। जब सजाइटल इमेजेस यूज की जाती हैं, फेज डायरेक्शन एपी होती है, तो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग परफॉर्म की जाती है बाय विच फिजिकल ग्रेडियंट, किस फिजिकल ग्रेडियंट के द्वारा, तो जेड ग्रेडियंट इज यूज। सो ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ द कोरोनल इमेजेस विद द फेज डायरेक्शन frequency encoding is conducted by which physical gradient। जो एक्विजिशन जब होता है कोरोनल इमेजेस का बाय विद द फेज डायरेक्शन में, तो इसे फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग इज कंडक्ट की जाती है किस फिजिकल ग्रेडियंट के द्वारा, तो ये कंडक्ट किया जाता है जेड ग्रेडियंट के द्वारा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द एक्विजिशन of the axial images of the body with the phase direction AP frequency encoding is performed by which physical gradient। so frequency को किस फिजिकल ग्रेडियंट से किया जाता है एक्सियल इमेजेस जब की जाती हैं AP डायरेक्शन में, so we use x gradient। and during the acquisition of axial images of the brain with the phase direction LR and frequency encoding is performed by which physical gradient, so we use y gradient। and in MR imaging slice thickness is determined by the which factor, slice thickness किस फैक्टर से determined होती है, so this is determined by the gradient slope slice select and transmit bandwidth both। and in MR
थिन स्लाइसेस आर अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए ग्रेडियंट स्लोप और ए बैंडविड्थ। जो थिन स्लाइस होती हैं वो अचीव की जाती हैं कैसे, ग्रेडियंट से। तो उस थिन स्लाइसेस के लिए वी यूज स्टीप ग्रेडियंट एंड स्लोप स्लीप होता है, और ये बैंडविड्थ जो होती है वो नैरो होती है, नैरो बैंडविड्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इन MRI थिक स्लाइसेस आर अचीव्ड बाय अप्लाइंग ए। जब MR में हम लोग थिक स्लाइसेस अचीव करना चाह रहे हैं तो उसमें हम लोग ग्रेडियंट स्लोप कैसा अप्लाई करेंगे? देन वी विल अप्लाई सैलो ग्रेडियंट स्लोप एंड एन ब्रॉड बैंडविड्थ करेंगे, तब हमें थिक स्लाइसेस अचीव्ड होंगी। एंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज सैम्पल्ड ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग इज नोन एज द। जो रेंज होती है एक फ्रीक्वेंसीज की जो कि सैम्पल की जाती है ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग इज नोन एज द रिसीव बैंडविड्थ, एंड द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज ट्रांसमिटेड बाय RF पल्स इज नोन एज द। जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की जो कि ट्रांसमिट की जाती है बाय द RF पल्स के द्वारा, एंड तो उसको क्या कहते हैं? देन इट इज़ नोन एज द transmit bandwidth। And in MR imaging the interslice gap is determined by which factor। तो जो इंटरस्लाइस गैप होता है उसको किस फैक्टर से हम लोग डिटरमाइन करते हैं? देन इट इज़ डिटरमाइंड बाय द, इसका आंसर है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट स्लोप एंड स्लाइस थिकनेस। सो हियर आर करेक्ट ऑप्शन आर A and B both। And let's see next question। The gradient that is turned on during application of the 90-degree excitation pulse and 180-degree RF pulse is known as। जो gradient होता है टर्न किया जाता है और during the application of the 90-degree excitation pulse and 180-degree RF pulse, तो इसको किस नाम से जानते हैं? देन इसको हम लोग स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। एंड द ग्रेडियंट दैट इज टर्न्ड ऑन ड्यूरिंग सिग्नल सैम्पलिंग इज नोन एज द। जो सिग्नल सैम्पलिंग के टाइम पे ग्रेडियंट ऑन किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? देन इट इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एंड द ग्रेडियंट दैट इज टर्न्ड ऑन बिफोर जस्ट, जो ग्रेडियंट टर्न ऑन किया जाता है जस्ट बिफोर ग्रेडियंट जो कि टर्न ऑन किया जाता है ऑन जस्ट बिफोर द 180-degree रिफेजिंग पल्स इज नोन एज। वो ग्रेडियंट जो कि टर्न ऑन किया जाता है 180-degree रिफेजिंग पल्स पहले, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उससे जानते हैं हम लोग फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट के नाम से। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फेज and frequency encoding gradient determines the dimension of what parameter। तो जो एम्पलीट्यूड होता है फेज और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग का ग्रेडियंट हमें वो डिटरमाइन करता है डिमेंशन ऑफ व्हाट पैरामीटर, किस पैरामीटर की डिमेंशन को। सो देन इट इज़ FOV। एंड द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट इज आल्सो नोन एज द। जो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट होता है वो किस नाम से भी और जाना जाता है? बिकॉज इट इज टर्न्ड ऑन ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल, क्योंकि ये टर्न ऑन हो जाता है ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल के टाइम पे। देन करेक्ट ऑप्शन इज रीड आउट ग्रेडियंट। एंड द theorem that states that a frequency must be sampled at least twice in order to reproduce it reliably is known as the। वो थ्योरम जो कि कहती है कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सैम्पल होनी चाहिए एटलीस्ट कम से कम 2 बार इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस करने के लिए इसको इट रिलायबली
इज नोन एज, तो इसको किस नाम से जानते हैं, नाइक्विस्ट थ्योरम। एंड द रेट एट विच सिग्नल सैंपल्स आर टेकन ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग इज नोन एज द, वो रेट जो दर सिग्नल सैंपल को लेने के दौरान फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग के दौरान हुई थी, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं सैम्पलिंग रेट के नाम से। एंड ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल्स द सैम्पलिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो सैम्पलिंग रेट होती है किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिसीव बैंडविड्थ की। एंड ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑफ द सिग्नल द सैम्पलिंग टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सैम्पलिंग टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सैम्पलिंग रेट के एंड रिसीविंग बैंडविड्थ के। And the spatial location of the signal according to its precisional phase is known है, जो स्पेशियल लोकेशन होती है सिग्नल अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिसिशनल फेज के अकॉर्डिंग, तो इसको किस नाम से जानते हैं, देन इट इज़ नोन एज फेज इनकोडिंग। एंड द स्पेशियल लोकेशन ऑफ द सिग्नल अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, तो इसको फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग के नाम से जानते हैं। एंड द एरिया विद इन द एरे प्रोसेसर वेयर स्पेशली लोकेटेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज, वो एरिया जहाँ पे एरे प्रोसेसर होते हैं, जहाँ पे स्पेशली लोकेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उस एरिया को किस नाम से जानते हैं, के स्पेस के नाम से जानते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ the phase shift between 2 points within a patient is determined by which of the factor, जो मैग्नीट्यूड होता है फेज शिफ्ट का बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो उसको एक पेशेंट और डिटरमाइन किया जाता है किस फैक्टर से, तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय द स्लोप ऑफ द फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट से। एंड द प्रोसेस दैट यूजेस मैथमेटिकल कन्वर्जेंस ऑफ टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज इज नोन है, वो प्रोसेस जो कि यूज करता है मैथमेटिकल कन्वर्जेशन को, जो कैलकुलेट करने के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, देन वी से इट फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स each signal is sampled with the same value of the phase encoding gradient is known है, जो नंबर ऑफ टाइम होता है कि ईच सिग्नल को सैंपल करने के लिए विद द सेम वैल्यू ऑफ फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट, उसको किस नाम से जानते हैं, देन इट इज़ नोन एज द all of the above, number of signal averages, number of excitations, number of signal quotients, and the higher of the number excitation that are required, the more k space that is filled, so जो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ एक्साइटेशन जो कि रिक्वायर्ड होते हैं के स्पेस के लिए, तो फील्ड होता है, तो ये कैसा है, ट्रू है या फॉल्स है, so this is the true। and in conventional spin echo sequences, how many phase encoding steps must be selected to fill 128 lines of k space, कन्वेंशनल स्पिन इको सीक्वेंस में कितनी फेज इनकोडिंग स्टेप्स सेलेक्ट होने चाहिए जिससे कि 128 लाइन्स ऑफ के स्पेस भर सकें, सो हियर आवर करेक्ट ऑप्शन इज 128। and in conventional spin echo sequences में how many phase encoding step must be selected to fill 256 lines of k space, then 256 steps must be how many phase encoding, तो मतलब कि 256 phase encoding
स्टेप्स मस्ट भी सिलेक्ट होने चाहिए जिससे कि ये 256 लाइन्स ऑफ के स्पेस को भर सके। एंड विच पैरामीटर इफेक्ट द टोटल स्कैन टाइम, कौन सा पैरामीटर टोटल स्कैन टाइम को इफेक्ट करता है, तो रिपीटिशन टाइम इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ द फेज इनकोडिंग स्टेप्स भी इफेक्ट करता है, नंबर ऑफ एक्साइटेशन भी इफेक्ट करता है। सो हेयर और करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। एंड ड्यूरिंग ए कन्वेंशनल स्पिन इको पल्स सीक्वेंस each slice is selected, phase encoded and frequency is also frequency encoded once per TR। फ्रीक्वेंसी भी इनकोड की जाती है एक बार एक TR पर TR के हिसाब से। तो ये सच है कि गलत, ट्रू है या फॉल्स है? देन दिस इज ट्रू। एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ के स्पेस रिप्रेजेंट्स विच एक्सिस ऑफ द इमेज, जो के स्पेस का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है विच एक्सिस, कौन से एक्सिस को शो करता है? देन इट शोज फेज इनकोडिंग। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टिकल एक्सिस ऑफ के स्पेस रिप्रेजेंट्स विच एक्सिस ऑफ द इमेज, जो वर्टिकल एक्सिस होता है के स्पेस का वो कौन सी एक्सिस ऑफ द इमेज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। एंड area of K space filled with the shallowest phase encoding slopes is known as, जो एरिया होता है के स्पेस का जो कि फरा होता है shallowest phase encoding slopes से, उसको किस नाम से जानते हैं? देन इट इज़ नोन एज सेंट्रल लाइंस। एंड द एरिया ऑफ के स्पेस, जो एरिया होता है के स्पेस का दैट इज फिल्ड विद द स्टीपेस्ट फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट स्लोप्स इज नोन एज, जो कि स्टीपेस्ट उससे फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट से फिल्ड होता है तो उस स्लोप को किस नाम से जानते हैं? वी से दिस आउटर लाइंस। एंड इमेज डाटा अलॉन्ग both the phase and frequency axis with the highest signal amplitude is stored in which area of K space, जो इमेज डेटा होता है अलॉन्ग विद द फेज एंड फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सिस में विद द हाईएस्ट सिग्नल एम्पलीट्यूड, तो इसको स्टोर किया जाता है विच एरिया ऑफ के स्पेस में? देन इट इज स्टोर्ड इन सेंट्रल लाइंस। and image data along both the phase and frequency axis with the lowest signal amplitude is stored in which area of the K space। तो इमेज डाटा होता है वो फेज के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी एक्सिस के हिसाब से लोवेस्ट सिग्नल एम्पलीट्यूड पे स्टोर किया जाता है इन विच एरिया ऑफ द के स्पेस के किस एरिया में? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर outer lines। and when the phase encoding gradient is activated ki steep slopes produces what type of signal amplitude? then steep slopes produces low amplitude। and which when the phase encoding gradient is activated, जब phase encoding gradient activate हो जाता है तो shallow slopes produce what type of signal amplitude? जो सैलो स्लोप्स होते हैं वो किस टाइप का एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करते हैं? देन दे प्रोड्यूस हाई सिग्नल एम्पलीट्यूड। एंड व्हेन द फेज इनकोडिंग, जब फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट इज एक्टिवेट की जाती है तो मीडियम स्लोप प्रोड्यूसेस व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड्स, जो मीडियम स्लोप होता है वो किस टाइप का प्रोड्यूस करता है सिग्नल एम्पलीट्यूड को? then it produces medium type of signal amplitude। when the amplitude of the phase encoding gradient it increases the amount of phase shift along the gradient, जब एम्पलीट्यूड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट का बढ़ता है तो इस अमाउंट को फेज शिफ्ट अलॉन्ग द ग्रेडियंट कैसे होता है? देन इट इज इंक्रीजेज, ग्रेडियंट के साथ से फेज शिफ्ट भी इंक्रीज होता है। एंड व्हेन द फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट इज एक्टिवेट किया जाता है स्टीप स्लोप प्रोड्यूस डेटा व्हाट टाइप ऑफ स्पेशियल रेजोल्यूशन? देन स्टीप स्लोप्स प्रोड्यूस डेटा ऑफ द हाई type of spatial resolution। and image data with the high spatial resolution is stored in which
एरिया ऑफ के स्पेस। जो हाई स्पेशल रेजोल्यूशन का इमेज डेटा होता है वो किस एरिया में होता है stored, then it is stored in outer lines, and image data with low spatial resolution is stored in which area of the k space। तो जो हाई रेजोल्यूशन का वो आउटर लाइंस में होता है, इन लो स्पेशियल रेजोल्यूशन का वो होता है स्टोर्ड इन द सेंट्रल लाइंस। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग के, जो प्रोसेस होता है के स्पेस को फिल करने का बाय सैम्पलिंग ओनली हाफ ऑफ द इको एंड इंटरपोलेटिंग द रेस्ट इज नोन है। तो जो प्रोसेस होता है के स्पेस को फिलिंग करने का बाय द सैम्पलिंग के द्वारा एंड ओनली हाफ ऑफ द इको एंड इंटरपोलेटिंग रेस्ट को, तो इसको किस नाम से जानते हैं? देन वी नो इज एज द फ्रैक्शनल इको भी हम लोग इसको कहते हैं एंड पार्शियल इको भी कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन ए एंड सी बोथ करेक्ट हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ओनली ए परसेंटेज ऑफ के स्पेस विथ रिक्वायर्ड डेटा एंड फिलिंग द रेस्ट विथ जीरोज इज नोन है। जो प्रोसेस होता है फिल करने का ओनली सिर्फ 1% ऑफ द के स्पेस विथ the acquired data and filling the rest with zeros is, तब इसको किस नाम से जानते हैं? then we know it as the partial averaging, which method of image acquisition acquires all of the data from one slice before acquiring data from next slice? then it is known as the sequential slice। एंड सीक्वेंशियल मेथड यूज होता है इमेज एक्विजिशन के लिए, जो कि एक्वायर करता है डेटा को एक स्लाइस के पहले, फिर एक्वायर करता है डेटा फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइस। एंड विच मेथड ऑफ इमेज एक्विजिशन फिल्स वन लाइन ऑफ के स्पेस फॉर ईच स्लाइस इन सीक्वेंस बिफोर इट मूव्स टू द सेकेंड लाइन ऑफ के स्पेस। So 2D वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ इमेज एक्विजिशन फिल करता है वन लाइन ऑफ के स्पेस को फ्रॉम ईच स्लाइस से इन सीक्वेंस में पहले, एंड ये मूव करता है टू द सीक्वेंस लाइन ऑफ द के स्पेस में। सो व्हाट मेथड ऑफ द इमेज एक्विजिशन रिक्वायर्स डेटा फ्रॉम एन एंटायर वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू दैट देन यूजेस a method called slice encoding to separate the images। तो कौन सा मेथड होता है जो कि इमेज एक्विजिशन को एक्वायर करता है डेटा एंड फ्रॉम एन एंटायर वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू से, जो कि यूज करता है मेथड जो कि कहलाता है स्लाइस इनकोडिंग टू सेपरेट करने के लिए द इमेजेस को। देन करेक्ट ऑप्शन इज 3D वॉल्यूमेट्रिक मेथड। एंड next question is the thickness of an MRI can be changed by which of the following method। जो MRI की थिकनेस है वो किस MRI इमेज की उसको चेंज किया जा सकता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग से मेथड से, किस मेथड से चेंज किया जा सकता है? देन इट कैन बी चेंज्ड बाय द altering the gradient slope and altering the RF radio frequency bandwidth। and the term used to describe a volume element is known as, वो कौन सा टर्म है जो कि वॉल्यूम एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है? वोक्सेल इज द टर्म। एंड द नंबर ऑफ पिक्चर एलिमेंट दैट यूज्ड टू मेकअप द इमेज इज नोन एज, जो पिक्चर एलिमेंट होता है यूज होता है इमेज को बनाने के लिए, तो इसका किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स। सो द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वन स्ट्रक्चर फ्रॉम अनदर इज ऑन एन इमेज इज नोन एज, जो एबिलिटी होती है डिस्टिंग्विश करने की एक स्ट्रक्चर को फ्रॉम द अनदर दूसरी से, तो इसको किस नाम से जानते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पिक्चर एलिमेंट इज नोन एज, वो टर्म जो कि यूज होता है एक पिक्चर एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसको पिक्सल कहते हैं। एंड द
साइज ऑफ द एरिया बीइंग डिस्प्लेड ऑन एन एमआर इमेज इज नोन एज। साइज जो होता है एरिया का बीइंग जो कि डिस्प्ले किया जाता है एक एमआर इमेज में, तो उसको किस नाम से जानते हैं? फील्ड ऑफ व्यू के नाम से। एंड द डेप्थ ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय विच पैरामीटर। तो जो डेप्थ होती है वो स्लाइस थिकनेस के नाम से जानी जाती है। एंड द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द पिक्चर एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट पैरामीटर। तो जो हाइट एंड विड्थ होती है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द साइज ऑफ द एफओवी, नंबर ऑफ द फेज इनकोडिंग स्टेप्स एंड नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग स्टेप्स। एंड ए वॉल्यूम एलिमेंट that has same height width and depth is known as। अगर कोई वॉल्यूम एलिमेंट है जिसमें कि सेम हाइट है, सेम विड्थ है, सेम डेप्थ है, तो उसको किस नाम से जानेंगे? आइसोट्रॉपिक के नाम से जानेंगे। एंड ए वॉल्यूम एलिमेंट दैट हैज अनइक्वल इन हाइट एंड विड्थ एंड डेप्थ, अगर वो अनइक्वल है तीनों चीज़ों में तो उसको किस नाम से जानेंगे? देन इट वुड बी सेड एन आइसोट्रॉपिक। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So 3 characteristics commonly used to determine quality of an MRI image। So उनको कौन से 3 characteristics हैं? resolution, contrast and signal to noise। And the difference in brightness between 2 regions of an image is known as। जो difference होता है brightness में बिटवीन द 2 रीजन्स के बीच में एक इमेज के, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी से इट image contrast। and bright pixel of an MRI image represents what type of signal। जो ब्राइट पिक्सल होते हैं MRI इमेज के वो किस टाइप का रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नल को? then they represent high signals। and the clarity with which different area of an image are distinguished is known as। जो क्लैरिटी होती है डिफरेंट एरियाज की एक इमेज की, उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है बाय द स्पेशियल रेजोल्यूशन के द्वारा। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द सिग्नल एक्चुअली यूज टू कंस्ट्रक्ट एन इमेज रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस इज नोन एज। जो प्रोपोर्शन होता है एक सिग्नल का एक्चुअली जो कि यूज होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक इमेज को रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस, तो उसको किस नाम से जानते हैं? सिग्नल टू नॉइस रेशियो के नाम से जानते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इमेज विथ ग्रेनी अपीयरेंस यूजुअली रिप्रेजेंट्स एन इमेज विथ। जो ग्रेनी अपीयरेंस होती है तो वह इमेज कैसी होती है? लो सिग्नल टू नॉइस। and noise that degrades image quality in a specific location within an MRI image is known as। वो नॉइज़ जो कि डिग्रेड करता है इमेज क्वालिटी को इन ए स्पेसिफिक लोकेशन में विद इन एन MRI इमेज में के, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी से इट डिस्क्रीट नॉइस इंटरफेस। and the noise that generally degrades overall quality of MRI image is known as। जो ओवरऑल क्वालिटी को डिग्रेड करती है MR की, तो उसको किस नाम से जानते हैं? देन वी से इट रैंडम नॉइस इंटरफेरेंस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामीटर दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सिग्नल टू नॉइस रेशियो को? देन इट इज़ द voxel size, number of excitations and repetition time, all of the above। and the term trade-off parameters is used to describe the parameters that affect each other inversely। then this statement is true। and let's see next question। when magnetic field strength increases, जब magnetic field strength बढ़ती है then the signal to noise ratio भी बढ़ता है। when voxel size decreases, जब voxel size कम होता है तो signal to noise ratio कैसा होता है? signal to noise ratio घट जाता है। and when पिक्सल साइज जब इंक्रीज होता है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा हो जाता है? बढ़ता है। एंड व्हेन बैंडविड्थ ऑफ द इंक्रीज्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो,
जो बैंडविड्थ होती है जब बढ़ती है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा होता है, वो भी घट जाता है। एंड व्हेन रिपीटिशन टाइम बढ़ाया जाता है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा होता है, बढ़ जाता है। एंड व्हेन इको टाइम, जब इको टाइम को बढ़ाया जाता है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा हो जाता है, जब इको टाइम को बढ़ाएंगे तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हो जाएगा, घट जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब फील्ड ऑफ व्यू को घटाते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज्ड तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन द नंबर ऑफ एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड, जब एक्साइटेशंस के नंबर इंक्रीज किए जाते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन कैसा होता है, तो वो सेम रहता है। एक्साइटेशंस नंबर का स्पेशल रेजोल्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ता। एंड व्हेन इमेज मैट्रिक्स बढ़ाई जाती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन कैसा होता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी बढ़ता है। एंड व्हेन थिकनेस स्लाइस ऑफ द थिकनेस बढ़ाई जाती है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैसा होता है, बढ़ता है। एंड व्हेन स्लाइस स्पेसिंग इंक्रीजेज, जब स्लाइस स्पेसिंग इंक्रीज की जाती है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी बढ़ जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इमेज मैट्रिक्स इज डिक्रीज्ड, जब इमेज मैट्रिक्स डिक्रीज किया जाता है तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो कैसा होगा, घट जाएगा। व्हेन टी ई इज डिक्रीज किया जाता है द स्पेशल रिजोल्यूशन कैसा होगा, सेम रहता है। टी का स्पेशल रिजोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। व्हेन टी आर इज इंक्रीज्ड देन द एक्विजिशन टाइम इज इंक्रीज्ड। एंड व्हेन नंबर ऑफ एक्साइटेशन इज डिक्रीज, जब घटाया जाता है एक्साइटेशन नंबर का, देन एक्विजिशन टाइम कैसा होगा, तो ये डिक्रीज होगा। एंड व्हेन इमेज मैट्रिक्स इंक्रीज की जाएगी द एक्विजिशन टाइम कैसा होगा, तो वो बढ़ेगा। इमेज मैट्रिक्स को बढ़ाने पे एक्विजिशन टाइम भी बढ़ता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number next is with the parameters given with which protocol gives the highest signal to noise ratio, कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो हाईएस्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो प्रोड्यूस करता है। देन लॉन्ग टी आर, शॉर्ट टी, लो मैट्रिक्स, ये प्रोड्यूस करते हैं हाईएस्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो। एंड विद द पैरामीटर्स गिवन, पैरामीटर्स जो गिवन हैं, विच प्रोटोकॉल गिव्स द हाईएस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन, हाईएस्ट स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा प्रोटोकॉल देता है, थिन स्लाइस हो या फिर स्मॉल एफओवी हो या हाई मैट्रिक्स हो या फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल इसमें से ऐसा है जो लॉन्गेस्ट एक्विजिशन टाइम लेता है। देन इट इज़ द लॉन्ग टी आर एंड हाई नेक्स एंड हाई मैट्रिक्स। सो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो कि हाईएस्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो प्रोड्यूस करता है। देन थिक स्लाइस, लो टी एंड लार्ज एफओवी। एज बैंडविड्थ जैसे जैसे बढ़ती है तो सैम्पलिंग टाइम भी घटता है। एंड द बैंडविड्थ डिक्रीज जैसे होती है तो सैम्पलिंग टाइम कैसे होती है, तो सैम्पलिंग टाइम बढ़ती है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ग्रेडियंट, इनमें से कौन सा लॉजिकल ग्रेडियंट नोन एज द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट कौन सा है। सो एक्स ग्रेडियंट इज द फ्रीक्वेंसी encoding gradient and which of the following logical gradient is known as the plane encoding gradient, कौन सा gradient ऐसा जो कि plane encoding gradient है। then y gradient is the plane encoding gradient and the logical gradient is known as the slice selection gradient, तो z gradient को slice selection gradient के नाम से जानते हैं। इन प्लेन पिक्सल
साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। जो प्लेन पिक्सल साइज होता है वो किस मेथड से डिटरमाइन किया जा सकता है। देन इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द dividing the FOV by number of phase and frequency steps। तो डिवाइड करेंगे FOV को बाय द नंबर ऑफ फेज एंड फ्रीक्वेंसी स्टेप्स के द्वारा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग स्कैन टाइम फॉर 3D FT पल्स सीक्वेंस। तो कौन सा फार्मूला है डिटरमाइन करता है स्कैन टाइम को 3D FT पल्स सीक्वेंस के लिए। सो TR इंटू नेक्स्ट इंटू फेज स्टेप्स इंटू नंबर ऑफ स्लाइसेस, जो कि डिटरमाइन करता है स्कैन टाइम को फॉर द 3D FT पल्स सीक्वेंस के लिए। सो हेयर इज द दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइज। जो पढ़ा है उसी में से है। सो इसमें ड्रॉ करना है एक एरो को, द इफेक्ट ऑफ ईच पैरामीटर हैज़ ऑन SNR, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड स्कैन टाइम, कि ये घटेगा या बढ़ेगा। जब TR बढ़ेगा तो सिग्नल नॉइस रेशियो कैसा होगा, एंड जब TE बढ़ेगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन कैसा होगा, स्कैन टाइम कैसा होगा। तीनों पे इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में ये एक्सरसाइज है। तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, उसी के हिसाब से फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पल्स सीक्वेंस के बारे में देखेंगे। टिल देन रिवाइज कीजिए एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।